आपके अपने YouTube चैनल भोजन एकेडमी पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा को लेकर के जो इतिहास की श्रृंखला चलाई जा रही है, उसमें आज महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है मगध का उत्कर्ष। और हम देखेंगे, हम उस मगध की बात करेंगे एक प्रकार से जिसकी शुरुआत आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल में हुई। ऋग्वैदिक काल में आप सामान्य तरीके से जो परंपराएं थी वो कुल ग्राम के रूप में थी, मिलाकर के विश्व, फिर आगे देख रहे हैं जन, और ऋग्वैदिक काल की सर्वोच्च राजनीतिक इकाई जन ही थी। उत्तर वैदिक काल में आते हैं जनपद, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आते हैं तो हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और हम ये भी देखते हैं कि इन महत्वपूर्ण जो महाजनपद थे उनकी संख्या कितनी थी, 16 थी। उनकी संख्या कितनी थी, 16। ये आपसे सीयूटी में पूछा जा सकता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 12, 14, 15, 16। तो आपका उत्तर क्या होगा, 16। ये ध्यान रखना है। हो सकता है ये भी पूछ ले कि ये महाजनपदों के बारे में जो जानकारी है किन ग्रंथों से प्राप्त होती है। तो उन ग्रंथों के बारे में देखें, जो जैन ग्रंथ हैं भगवती सूत्र, इससे, और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, इससे हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये जरूर ध्यान रखना है, भगवती सूत्र के बारे में और अंगुत्तर निकाय के बारे में। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमारे सामने 16 महत्वपूर्ण जनपद थे, उनके बारे में हमें जरूर ध्यान रखना है, और ये उनके महत्वपूर्ण नाम है। इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली विषय है वह यह है कि इन 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद था जो सुदूर दक्षिण में था, वह था अश्वक, जिसकी राजधानी पोटन थी। तो ये सुदूर दक्षिण वाला जो महाजनपद है ये हमें ध्यान रखना है। और ये 16 महाजनपदों में अगर सबसे महत्वपूर्ण जनपद है मगध, ठीक। साथ में इनसे जुड़े हुए जो अन्य महत्वपूर्ण पक्ष हैं उनके बारे में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे किन किन शासकों ने किन किन महाजनपदों को मिलाकर के मगध में मिलाया, और उनके मिलाने में किन किन राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों का योगदान रहा। और इन शासकों का क्रम भी आपसे पूछा जाता है कि मगध के उत्कर्ष में जो शासकों का सही क्रम है, तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसी दौरान 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देख रहे हैं कुछ गणराज्य भी थे, और उन गणराज्यों के बारे में भी हमें जानना चाहिए। और हम देख रहे हैं ये कुछ महत्वपूर्ण बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य है, जैसे कुशीनारा के मल्ल, ये आपको पता हो सकता है दे, ठीक है ना। मल्ल संबंधित थे, ये विकल्प में हो जाए और विकल्प क्या प्रश्न बन जाए, कहां से संबंधित थे, तो कुशीनारा से, कपिल वस्तु से, रामग्राम से, पिपली वन से। तो आप जान चुके हैं कुशीनारा के मल्ल। ऐसे देख रहे हैं पावा के भी मल्ल हैं, कपिल वस्तु के शाक्य हैं, रामग्राम के कोली हैं, और पिपली वन के मोरी हैं। ये कपिल वस्तु के शाक्य, बुद्ध का जो संबंध है देख रहे हैं वो कपिल वस्तु से रहा है। बुद्ध का जो संबंध है कहां से रहा है, कपिल वस्तु से रहा है। ये हमें जरूर ध्यान रखना है। और आप देखें हैं कि बुद्ध ने अपनी जो जीवन लीला समाप्त की थी वो कुशीनारा में, ये ध्यान रखना है। आगे देख रहे हैं अलकप के बोले हैं, केशपुत्र के कलाम हैं, सुमसुमार गिर के भग्य हैं, और वैशाली के लिच्छवी हैं। ये जितने भी गणराज्य देख रहे हैं, सबसे शक्तिशाली अगर कोई गणराज्य था तो लिच्छवी था। सबसे शक्तिशाली अगर कोई गणराज्य था तो कौन था, लिच्छवी था। सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था, लिच्छवी। और हम आगे देख रहे हैं मिथिला के विदेह के बारे में, मिथिला के विदेह के बारे में भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट, मगध के उत्कर्ष। हमने पहले ही चर्चा किया था कि मगध के उत्कर्ष के बारे में हमें ध्यान रखना। मगध के उत्कर्ष में बहुत सारी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियां थी, और इसमें हम मगध के उत्कर्ष में 16 महाजनपदों में मगध अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति, आर्थिक प्रगति, वैचारिक खुलापन और अपने शासकों के साम्राज्यवादी सोच के कारण साम्राज्य में तब्दील हुआ। इसके पीछे एक सोच जिम्मेदार थी। और यहां पर देखेंगे कि वास्तव में जैन और बौद्ध धर्म का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान था। जैन और बौद्ध धर्म का भी महत्वपूर्ण योगदान था। और साथ में हमने कहा कि भौगोलिक स्थिति, साथ में आर्थिक प्रगति, वैचारिक खुलापन, ये बहुत ऐसे महत्वपूर्ण कारण थे जो मगध के उत्कर्ष में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आगे देख रहे हैं ये जो मगध है इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगिरी थी, ये हमें ध्यान रखना है। और बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र मिली। लेकिन जब हम पुराणों की बात करते हैं, क्योंकि ये तो मामला हर्यक वंश का है,
पुराणों के अनुसार अगर हम बात करें तो मगध का शासक, जो मगध का पहला शासक था, वो कौन था? बृहद्रथ था। आपसे प्रश्न अगर कभी भी पूछा जाए कि पुराणों के अनुसार मगध का पहला शासक कौन था, तो उत्तर होगा बृहद्रथ। ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर पुराण शब्द ना दे और वैसे अगर पूछे कि वास्तव में पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन है और पहला ऐतिहासिक शासक कौन है, तो हमारा उत्तर हर्यक वंश होगा और बिंबिसार शासक होगा। ये जरूर ध्यान रखना है। यहां आपको विशेष तौर पर विशेष ग्रंथ में बांध दिया गया है, पुराणों के अनुसार आपसे चीजें पूछी गई है, तो हमें हमारा उत्तर ये सही होगा। और प्रारंभिक दौर में इसकी राजधानी राजगृह थी, जिसे हम गिरिब्रज के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हम बौद्ध ग्रंथ की बात करते हैं, बौद्ध ग्रंथ के से जुड़े हुए स्रोतों की चर्चा करते हैं, तो वहां पर हमें पता चलता है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक बिंबिसार था। सबसे प्रतापी शासक कौन था? बिंबिसार था। यहाँ दो बात हमें ध्यान रखना है। अगर पुराणों के अनुसार मगध का प्रारंभिक शासक पूछा जाए तो आप बताएंगे बृहद्रथ, ठीक है ना। ये वंश की चर्चा आ रही है। और आप देख रहे, अगर पूछा जाए कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का सबसे प्रतापी शासक कौन था? बिंबिसार, जिसकी राजधानी राजगृह गिरिब्रज थी। बिंबिसार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि श्रेणिक के नाम से किसे जाना जाता है? श्रेणिक के नाम से किसे जाना जाता है? हमारा उत्तर होगा बिंबिसार। श्रेणिक के नाम से किसे जाना जाता है? बिंबिसार। और ये कहां मिलता है? जैन साहित्य में। यानी जैन साहित्य में बिंबिसार को किस नाम से जाना गया है? तो उसका उत्तर होगा श्रेणिक। ये बहुविकल्पीय प्रश्न में देख रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण है और अक्सर मिलान करने के लिए भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। क्योंकि जानते हैं कि अजातशत्रु को कुणिक के नाम से जाना गया है। और हम देख रहे हैं कैसे बिंबिसार मगध साम्राज्य को स्थिरता और स्थायित्व बनाए रखने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए। और उन कदम में हम देख रहे हैं, वो कदम विवाह का भी था, मित्रता का भी था और युद्ध का भी था। और इतिहास गवाह है कि कई महत्वपूर्ण शासक हैं जिन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। और इसका स्पष्ट प्रमाण हमें बिंबिसार के समय में भी देखने को मिलता है। जैसे देख रहे हैं कि कौशल नरेश प्रसेनजीत थे। कौन है? कौशल नरेश प्रसेनजीत। कौशल नरेश प्रसेनजीत के बारे में देखें, ये इनकी जो बहन है महाकोशला से इनका विवाह हुआ था। इसी प्रकार देखा जाए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में या बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली अगर कोई गणराज था तो लिच्छवी थे। और लिच्छवी की जो देख रहे हैं चेटक हैं राजा, उनकी जो पुत्री हैं चेलना के साथ इनका विवाह हुआ। वही देख रहे हैं मद्र देश की राजकुमारी, यानी मद्र देश कहां पर है? पंजाब में है। कहां पर है? पंजाब में है। और वहां की राजकुमारी क्षेमा के साथ भी इनका विवाह हुआ था। और आप देखिए नेपाल के तराई क्षेत्र हो या आप उत्तर प्रदेश की बात करें, अवध के क्षेत्र की बात करें या पंजाब के क्षेत्र की बात करें, तो ये जो वैवाहिक संबंध थे, ये दो चीज तो तय कर दिए। पहला तो ये तय कर दिए कि वास्तव में अब ये जो महत्वपूर्ण शासक हैं ये बिंबिसार पर आक्रमण नहीं करेंगे। साथ में इनके जो मित्र हैं वो भी आक्रमण नहीं करेंगे। और अगर कोई आक्रमण करेगा भी तो ये लोग देख रहे हैं ये बिंबिसार का साथ देंगे। और बिंबिसार का साथ देने का मतलब है कि अपने समय के बहुत मतलब शक्तिशाली गणराज्य है, शक्तिशाली राजतंत्र है, जो बिंबिसार की मदद करने के लिए तैयार है। तो ये इस प्रकार का एक अनुकूल वातावरण जो वैवाहिक संबंधों से बना, वो कहीं न कहीं मगध के उत्कर्ष में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और दूसरा देख रहे हैं मित्रता। अवंती नरेश चंड प्रद्योत पीलिया नामक बीमारी से देखा जाए ग्रसित थे। और उस समय उन्होंने अपने ही राजवैद्य जीवक को भेज करके, किसको? जीवक को भेज करके उनका इलाज कराया। राजवैद्य जीवक को भेज करके उनका इलाज कराया। ये वही जीवक है जिन्होंने अपना अध्ययन कहां से किया था? तक्षशिला से किया था। कहां से? तक्षशिला से किया था। ये जरूर ध्यान रखना है हमें। तो जीवक का संबंध किसके समय से है? तो ये हमें नहीं भूलना है। किसके समय से है? बिंबिसार से। फिर हमें ध्यान रखना है इन्होंने कहां से चिकित्सा की शिक्षा ली थी? तक्षशिला से ली थी। ये ध्यान रखना है। और युद्ध भी किए। आप जानते हैं कि कैसे बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार में युद्ध का भी सहारा लिया। उन्होंने सबसे पहली बार
अंग महाजनपद को पर आक्रमण किया और वहां के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित करके देख रहे हैं अंग को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया। अंग को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया। तो इस तरीके से हमने बिंबिसार के बारे में देखा कि कैसे बिंबिसार मगध के साम्राज्य के विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया, आप देख रहे हैं मित्रता का सहारा लिया और साथ में युद्ध का भी सहारा लिया। ठीक, आगे चलते हैं। इनके पुत्र हैं अजातशत्रु और ये भी जानते हैं कि कैसे अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी को प्राप्त किया। और देख रहे हैं ये परंपराएं उदयन के समय भी चली। बहुत सारे विद्वान देख रहे हैं हर्यक राजवंश को पितृहंता राजवंश के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं अजातशत्रु के बारे में जिसका नाम है पुड़िक। ये देखिए आपके सामने है, क्योंकि इससे पहले बिंबिसार के संदर्भ में आपने देखा था कि उन्हें श्रेणिक शब्द से संबोधित किया गया था जैन साहित्य में, और यहाँ पर अजातशत्रु के लिए पुड़िक शब्द का प्रयोग किया गया है। और प्रसेनजीत की पुत्री, जायज सी बात है कि जब भाई इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी तो कहीं न कहीं उनके जो भी सगे संबंधी वो नाराज हुए और उनको लेकर के इनका युद्ध भी हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत से जब इनका युद्ध हुआ, बाद में भाई एक बार विजित हुए, भी पराजित भी हुए। बाद में प्रसेनजीत ने स्वयं अपनी पुत्री वाजरा का विवाह इनके साथ कर दिया। और विवाह ही नहीं किया, जो काशी पहले एक 1 लाख की आमदनी वाला जो महाजनपद था काशी, वो दान में दिया गया था, लेकिन अब वह मगध साम्राज्य का हिस्सा हो गया। किसका? मगध साम्राज्य का हिस्सा हो गया। और देख रहे हैं कि काशी को मगध साम्राज्य में मिलाने का जो श्रेय है वो अजातशत्रु को जाता है। इसी प्रकार से लिच्छवियों के बारे में देखिए, लिच्छवी गणराज्य को भी मिलाने का जो श्रेय है वो कैसे अजातशत्रु को जाता है। अजातशत्रु के राज दरबार में देखा जाए सुनीधि और वस्त्रकार नामक 2 महत्वपूर्ण इनके मंत्री और सेनापति थे, और कैसे उनको उन्होंने तिरस्कृत करके लिच्छवी गणराज्य की तरफ भेज दिया। और लिच्छवियों ने ये सोच देखा कि ये अपमानित करके आए हैं वहां से, इनका अपमान किया गया है, इनको हम संरक्षण दें। लेकिन उन्होंने बड़ी कुटिलता से लिच्छवियों में फूट डलवा दी और उस फूट का फायदा लेकर के देख रहे हैं कैसे अजातशत्रु ने लिच्छवियों पर आक्रमण किया। और इसी दौरान उन्होंने रसपूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का भी यूज किया था। ये ध्यान रखना है, हथियार का यूज किया था, ये ध्यान रखना है, रसमूसल और महाशिलाकंटक। और ये प्रश्न पूछा गया है कि रसमूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था। तो आप देखिए लिच्छवियों को पराजित करने के संदर्भ में जब अजातशत्रु ने उन पर आक्रमण किया था तो ये महत्वपूर्ण हथियार का प्रयोग किया गया था। और एक चीज हमें ध्यान रखना है कि जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है वह भी अजातशत्रु के समय ही हुई थी, और उनके अवशेषों को लेकर के एक संघर्ष की स्थिति विद्यमान हो गई थी। और बाद में देख रहे हैं इन्हीं की मध्यस्थता से कैसे बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांट करके वहां पर स्तूप का निर्माण कराया गया। तो ये जरूर हमें ध्यान रखना है कि पूछ ले महात्मा बुद्ध की मृत्यु किसके समय हुई थी, तो ये हमारा उत्तर क्या होगा? अजातशत्रु होगा। ठीक, एक चीज और ध्यान रखना है, इन्हीं के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। क्योंकि बुद्ध की मृत्यु के बाद हम देख रहे संघ का संचालन कैसे हो, उसके नियम कैसे हो और कैसे उसका संचालन हो और कैसे उनके आदर्श लोग अपने जीवन में अपनाएं, उन सब चीजों को एक जगह पर संग्रह करने के लिए संगीति का आयोजन किया गया। और ऐसी प्रथम संगीत का आयोजन देख रहे हैं राजगिरी में हो रही है। और ये भी देखा जाए ये महत्वपूर्ण है, किसके समय हो रही है? अजातशत्रु के समय हो रही है। इन्होंने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। ये शब्द पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने का श्रेय किसे है और फिर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाए जाने का श्रेय किसे जाता है। तो हम उदयन की बात करेंगे, लेकिन पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? अजातशत्रु को जाता है। आगे चलते हैं, देखिए उदयन के बारे में, इन्होंने भी अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। दरअसल होता क्या था कि भाई ये भी युवा थे, युवराज थे, शादी ब्याह हो चुका था और बुजुर्ग पिता गद्दी पर आसीन थे। कहीं न कहीं ऐसा लगता होगा कि इनके एक पीछे से एक दबाव पड़ता रहा हमेशा कि वास्तव में कब आप शासक बनेंगे, और इनकी अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं भी रहेंगी और कुछ उस समय की अन्य परिस्थितियां भी रही होंगी, जिसके कारण देख रहे हैं कि कैसे राजगद्दी के लिए इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी। और यही वजह है कि इस वंश को पितृहंता परिवार के नाम से जाना जाता है। इनके समय की खास उपलब्धि नहीं है, लेकिन एक उपलब्धि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन्होंने राजगिरी से जो राजधानी स्थापित की वो पाटलिपुत्र स्थापित की। और अगले 1200 वर्षों तक हम देखेंगे जो पाटलिपुत्र है एक राजधानी के रूप में इसका एक महत्व बना रहेगा। बस बीच में कुछ समय के लिए यह राजधानी वैशाली परिवर्तित होगी। ठीक, इसके पश्चात अनिरुद्ध, मुंडक और नाग दशक को जरूर याद रखना है। आपसे पूछ सकता है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था,
नागदशक। ये वही नागदशक है जिसकी हत्या शिशुनाग ने करके एक नवीन राजवंश की स्थापना की, जिसे हम शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं, जिसे हम शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम उदयन के बारे में देख रहे हैं, हमने अजातशत्रु के बारे में देखा, हम बिंबिसार के बारे में देखे, और ये तीनों का संबंध जो था वो हर्यक वंश से था। अब हम अपने नेक्स्ट राजवंश की तरफ चल रहे हैं और वह है शिशुनाग राजवंश। देख रहे हैं शिशुनाग, और आप जानते हैं जब इन्होंने भाई पाटलिपुत्र में नागदशक की हत्या कर दी तो पाटलिपुत्र में रह करके शासन करना बड़ा दुष्कर हो गया, और यही वजह था कि इन्होंने अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित कर दी, वैशाली। ये जरूर ध्यान रखना है कि किस शासक ने, देखा जाए पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली स्थानांतरित की, कोई और नहीं था, शिशुनाग था। और अवंती जैसा जानते हैं अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत था, वह कैसे हर्यक वंश के साथ उसके मैत्रीय संबंध थे, और जाहिर सी बात है जो उसका मित्र होगा वो इसका शत्रु होगा, और यही वजह रहा कि इसने अवंती के शासक को पराजित करके उसे मगध में मिलाया, उसे मगध में मिलाया। तो मगध में मिलाने का श्रेय किसे जाता है, मगध में अवंती को मिलाने का श्रेय किसे जाता है, शिशुनाग को, यह भी नहीं भूलना है। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि पहली बार अंग महाजनपद को किसने बनाया, बिंबिसार ने। फिर देख रहे हैं काशी को किसने मिलाया, तो आप देख रहे हैं कैसे अजातशत्रु ने। देखा लिच्छवियों को किसने, लिच्छवी गणराज्य को मगध में किसने मिलाया, आप देख रहे हैं कैसे अजातशत्रु। यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि कैसे अवंती को मगध में किसने मिलाया, शिशुनाग ने। वत्स और कौशल पर भी इसने अधिकार किया और उसको भी मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया, ये भी हमें नहीं भूलना है। और वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, कौशाम्बी का मतलब प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र, देख रहे हैं, उसको मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाए जाने का जो श्रेय है इसे जाता है, शिशुनाग को जाता है। और इसी वंश का अगला जो उत्तराधिकारी था कालाशोक। कालाशोक ये थोड़ा सांवले थे अत्यधिक, पुराणों में इन्हें काक मतलब कौवा, वर्ण मतलब रंग, यानी कौवे के रंग वाला कहा गया है, काकवर्ण कहा गया है। अब आपने उपनाम के बारे में चर्चा देखे, आपने देखा कि श्रेणी किसे कहा जाता है, कुणिक किसे कहा जाता है, और फिर काकवर्ण के नाम से किसे जाना जाता है। ये जो छोटे छोटे शब्द हैं ये हमें जरूर याद होनी चाहिए। और देख रहे हैं इसकी राजधानी, ये ध्यान रखना है कि यही वो शासक था जो कालाशोक, जिसने वैशाली से पुनः राजधानी कहां बनाई, पाटलिपुत्र। और अगले लगभग 1200 वर्षों तक जो उत्तर भारत की राजधानी होगी वो कौन होगी, पाटलिपुत्र ही होगी। इन्हीं के समय द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, ये हमें नहीं भूलना है। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में ही हुआ था। कहां हुआ था, वैशाली में हुआ था। पहली राजगिरी में हुआ था, तीसरी पाटलिपुत्र में है, और चौथा कश्मीर के कुंडलबन में है। लेकिन यहाँ द्वितीय बौद्ध संगीत को संरक्षण देने का जो काम है वो कालाशोक ने किया। और इस वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन था, इस वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन। आगे चलते हैं हम लोग और हम नेक्स्ट राजवंश की तरफ चलते हैं, और वह राजवंश था नंद राजवंश, जिसकी स्थापना देख रहे हैं कैसे महापद्म नंद ने की थी। महापद्म नंद के बारे में कहा जाता है कि ये शूद्र स्त्री से इनका जन्म हुआ था और क्षत्रियों के प्रति इनका बड़ा रोष था, और यही वजह है कि इनको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देख रहे हैं इन्हें उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें कलि का अंश भी कहा जाता है, इन्हें सभी क्षत्रियों का जो मद है उसको समाप्त करने वाला भी कहा जाता है, इन्हें द्वितीय परशुराम के समान माना जाता है। और इन्होंने साम्राज्य विस्तार बड़े पैमाने पर किया, इन्होंने एक राज की भी उपाधि धारण की और एक छत्र की उपाधि भी इन्होंने धारण की। तो देखा जाए कि जो मगध के उत्कर्ष में अगर महत्वपूर्ण भूमिका देख रहे महापद्म नंद की भी है, और महापद्म नंद ने बड़े पैमाने पर मगध का विस्तार किया। इन्होंने कलिंग विजय भी की थी, जिसकी जानकारी खारवेल के हाथी गुम्मा अभिलेख से प्राप्त होती है, ये हमें जरूर ध्यान रखना है। पूछ सकते हैं आपसे कि अशोक का जिक्र न करें, अशोक के पूर्व किसने कलिंग विजय की थी, तो आपका उत्तर होगा महापद्म नंद, ये ध्यान रखना है। पाणि इनके मित्र थे, पाणि, और पाणि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी, और अष्टाध्यायी का संबंध जो था वो व्याकरण से था। बाद में पतंजलि का संबंध, पतंजलि के महाभाष्य का संबंध भी व्याकरण से है। कात्यायन की वर्तिका का भी संबंध देखा जाए मतलब व्याकरण से है। और इन तीनों जो महत्वपूर्ण जो विद्वान है इनको मुनित्रे की संज्ञा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें एक सामान्य तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि अष्टाध्यायी जो मतलब पुस्तक है किससे संबंधित है, तो आपको क्या किससे है, पाणिनि की है अष्टाध्यायी, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, आगे चलते हैं।
और देख रहे हैं इस वंश का जो अंतिम शासक है घनानंद है, और घनानंद को अग्रमीज के नाम से जाना जाता है। आपने चार चीजें देखी, श्रेणिक देखा, कुणिक देखा, काकवर्ण देखा और अग्रमीज देखा, और यह भी देखा कि इनके राज दरबार में कौटिल्य रहता था। ठीक है, कौटिल्य का निवास भी था, कौटिल्य इनके महामंत्री भी थे। बहुत सारी कथानक की चीजों में मिलती है कि कैसे इन्होंने कौटिल्य को अपने राज दरबार से मतलब अपमानित करके निकाल दिया, और तभी कौटिल्य ने यह ठान लिया कि इस राजवंश के समूल को हम नष्ट कर देंगे। और नष्ट करने के परिणाम जब वो आगे की तरफ यात्रा कर रहे थे तो कैसे राजकीलम नामक एक खेल है, वही खेल को खेलता हुआ एक बालक उन्होंने देखा। वह खेल ऐसा होता है कि टीले पर बैठ करके न्याय करना होता है, और उसके न्याय से उसने बहुत प्रभावित हुआ। 1000 फण में उसे खरीद करके उसकी शिक्षा दीक्षा तक्षशिला से पूर्ण कराई, और बाद में उसी के माध्यम से इस वंश का नाश किया, घनानंद को पराजित किया, और जिस नवीन राजवंश की स्थापना की वह मौर्य वंश था, और वह शासक कोई और नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य था। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कौटिल्य भाई इसके दरबार में रहता था, और यह सिकंदर का समकालीन था। ये ध्यान रखना है, सिकंदर चूंकि व्यास नदी के इस पार घनानंद का शासन था, और घनानंद अपनी सैन्य शक्ति के लिए बड़ा प्रसिद्ध था, और पोरस की लड़ाई में सिकंदर देख चुका था कि भारतीयों की सैन्य शक्ति कितनी मजबूत है। पोरस उतना प्रसिद्ध नहीं था, फिर भी देख रहे हैं उसे पराजित करने में सिकंदर को नाक को चने चबाने पड़े। और आप देखा जाए जब उसे पता चला कि घनानंद अपनी सैन्य शक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो उसकी सेनाएं विभिन्न प्रकार के बहाना बना करके ब्यास नदी को पार करने से इंकार कर दी, और आप देखा जाए कि वो कभी भी ब्यास नदी को पार नहीं कर पाए। देख रहे हैं, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भद्रसाल की भी थी, और भद्रसाल सेनापति था। पूछा जा सकता है भद्रसाल का संबंध सेनापति के रूप में किस शासक से था? उत्तर हमारा होगा घनानंद। ठीक है ना, कोई धनानंद कोई घनानंद, लेकिन यहां पर देख रहे हैं किताबों में घनानंद हमें देखने को मिलता है। नंद वंश का यह अंतिम राजा था। ये प्रश्न पूछ सकता है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद। देखा जाए नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और चंद्रगुप्त मौर्य से यह पराजित हुआ था, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तभी चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस राजवंश की स्थापना की उसे हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं, और स्वयं कौटिल्य उनके प्रधानमंत्री बने। कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है और चाणक्य भी है, ये हमें ध्यान रखना है। और इनका जो महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो है अर्थशास्त्र। नाम तो उसका अर्थशास्त्र है, लेकिन उसका विषय जो है वो राजनीति से संबंधित है। ठीक, तो ये आप के सामने जो चर्चा हुई वो हुई मगध के उत्कर्ष के बारे में। और हम लोगों ने देखा कि मगध के उत्कर्ष में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, आगे मौर्य वंश की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस वंश के शासकों ने किन किन महाजनपदों को पराजित करके या उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके या मित्रता का लाभ लेकर के कैसे मगध साम्राज्य को, एक मगध महाजनपद को साम्राज्य के रूप में तब्दील करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनका सहयोग प्राप्त किया, उन सारे संदर्भों में एक एक करके चर्चा हुई है। आगे इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2-4 प्रश्न है, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया? सबसे पहले शासन करने की बात आए तो देखा जाए नीचे मौर्य वंश दिया है, नंद वंश दिया है, शिशुनाग वंश दिया है, हर्यक वंश दिया है। और अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि बौद्ध साहित्य के अनुसार मगध का पहला जो राजवंश था हर्यक वंश था, और इसका जो सबसे प्रतापी शासक था वो बिंबिसार था। तो उत्तर हमारा कौन हो जाएगा? हर्यक वंश हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, हर्यक वंश के स्थापना किसने की थी? इसका बहुत है, देखो आपको कंफ्यूजन करने के लिए, देखो कंफ्यूज करने के लिए बिंदुसार दे दिया है, लेकिन ये क्या है? गलत है। कालाशोक गलत है, महापद्म नंद गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा? बिंबिसार होगा। ये ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिंबिसार होगा, ये ध्यान रखना है। आगे हम देख रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन दूसरे बौद्ध परिषद का संरक्षक था? अभी चर्चा हुई है कालाशोक, हमारा उत्तर यह सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? सिकंदर के समकालीन के बारे में आप ये ध्यान रखिएगा कि साहित्य में, भारतीय साहित्य में स्पष्ट प्रमाण हमें मिलता है कि वास्तव में घनानंद सिकंदर का समकालीन था, जबकि यूनानी साहित्य 1-2 बार जिक्र किए हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात भी सिकंदर से हुई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रमाणित नहीं है। यहाँ पर हमें घनानंद के बारे में ध्यान लेना है। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने राजधानी वैशाली स्थापित की? वैशाली के बारे में इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप जानते हैं कि शिशुनाग को अच्छा वातावरण नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर दी थी हर्यक वंश के, और इसलिए वहां शासन करना उनके लिए दुष्कर था। इसलिए उन्होंने पाटलिपुत्र से जो राजधानी स्थापित की वो कहां की थी? भाई वैशाली की थी। और वो कौन थे? शिशुनाग। कौन थे? शिशुनाग। यहाँ पर विकल्प में बिंबिसार भी है, उदयन भी है, ठीक है ना, कालाशोक भी है। तो उत्तर आपका सी सही होगा। और ये कुछ महत्वपूर्ण
प्रश्न थे और मगध साम्राज्य से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि आप लोग लगातार सहयोग कर रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि आप अपने जो भाई हैं बहन हैं उनको इस वीडियो के बारे में या चैनल के बारे में बताएं और सब्सक्राइब करें, वो लाइक करें। निस्संदेह आपके जो ये विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं से जुड़ा हुआ बातें जो चल रही हैं उसमें आप देखेंगे कि आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, आप लोग जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का।